नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सागर के बीना में बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेट्रो केमिकल प्लांट की आधारशिला रखी। रिफाइनरी से 3 किलोमीटर दूर आपको बता दें कि हडकल खाती गांव में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाह रहा है, जबकि गांधी जी के आखिरी शब्द हे राम, वे जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। पीएम ने यह भी कहा कि एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है, दुनिया के मंचों पर हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर एक इंडिया अलायंस बनाया है और इस अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। पीएम ने कहा कि इन्होंने पिछले दिन मुंबई में मीटिंग की। मुझे लगता है कि इस मीटिंग में उन्होंने आगे यह घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति बनाई है। उन्होंने अपना हिडन एजेंडा तय कर लिया है। इनकी नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इनका निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। नियत है भारत को जिस विचार ने, जिन संस्कारों ने, जिन परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई ने देश के कोने कोने में सामाजिक काम किए, ये घमंडिया गठबंधन उस सनातन संस्कार और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। यह सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को यह कहकर ललकार पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब उधर पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए किस तरह इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी हो रही है। पहले आप पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए, फिर आपको कांग्रेस की तमाम प्रतिक्रियाएं सुनाएंगे। आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई होलकर ने
देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की है, जिसमें 38 पार्टियां हैं। बिल्कुल वो ठगबंधन है, घमंडी बंधन है, सब कुछ है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार गोल पोस्ट बदल देना चाहते हैं। वो भारत का नाम नहीं लेना चाहते हैं। भारत दैट इज इंडिया ये संविधान कहता है, और वो इंडिया को कुछ और नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि वो स्किल इंडिया के माध्यम से देश को बरगला रहे थे। वो मेक इन इंडिया के नाम से देश को भ्रमित कर रहे थे। आज देश की जरूरत है कि देश एक नए रास्ते पर जाए, जो महंगाई से मुक्त हो, जो बेरोजगारी से मुक्त हो। और इंडिया गठबंधन महंगाई और बेरोजगारी से मुक्त, संविधान से युक्त भारत बनाना चाहता है। तो इससे मोदी जी को दिक्कत होना लाजमी। तो यहां साफ तौर पर आपने सुना कि प्रधानमंत्री किस तरीके से यहां एक एक करके विपक्षी दलों पर निशाना साधते नजर आए। तो यहां कांग्रेसी प्रवक्ताओं के द्वारा भी कई सारी बातें कही जा रही है। हालांकि इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मंजरी जैन, प्रवक्ता बीजेपी बनी हुई हैं, और व्यान खोंगाल, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। व्यान जी, शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो अपनी बात यहां पर रख दी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये बड़े आरोप भी लगाए हैं कि यहां पर संस्कृति से खिलवाड़ करना चाहती है कांग्रेस, संस्कृति को नहीं मानती है, और ये बड़ी विफलता साबित हो सकती है। क्या कहना आपका इस पर? देखिए, हमारा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर जिस भाषा का और जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी के पद और उनकी गरिमा के प्रतिकूल नहीं है, उसके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं। मेरा यह मानना है कि आज प्रधानमंत्री जी को एआईएडीएमके के एक राज्य के एक विधायक दयानिधि स्टैलिन के ऊपर आज उन्होंने अपना वक्तव्य दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा थी। और ये एक फोटो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं, तमाम दर्शकों के सामने साझा करना चाहता हूं। इस फोटो में यदि आप जूम करके देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से एमके स्टैलिन को मिलवा रहे हैं। मतलब कि यदि एक व्यक्ति ने, एक एमके स्टैलिन जिनके पुत्र ने आपत्तिजनक बयान दिया है, और पिता के साथ आप G20 में गलबैया कर रहे हैं। G20 को बीते हुए मात्र अभी एक हफ्ता भी मुश्किल से नहीं हो पाया, और आप G20 में आप एमके स्टैलिन जी के साथ जो है गलबैया करते हुए दिखाई दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति से हंसी ठाकों के साथ उनको मिलवा रहे थे। अगर मैं गठबंधन की बात करूं, और आज आपको इंडिया गठबंधन में एमके स्टैलिन और उनके पुत्र की पार्टी का डीएमके से आपको अगर परेशानी है, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि डीएमके का अलायंस जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपके साथ भी था। जिन कम्युनिस्टों को आज आप भला बुरा कहते हैं, उन वामपंथियों के साथ भी आपका गठबंधन था। डीएमके के साथ तो था ही, वामपंथियों के साथ भी था। जिस महबूबा मुफ्ती को आज आप लोग गरियाते हैं, जिस महबूबा मुफ्ती की आप बुराई करते हैं, पत्थरबाजों का समर्थक जिसे कहते हैं, उसके साथ आपने जम्मू और कश्मीर में 2.5 साल सरकार चलाई। तो ये गठबंधन जो है, जब आपके साथ होता है और आप गलभैया करते हैं, तो वो गठबंधन अच्छा होता है। बाद में यदि वही गठबंधन और आपके गठबंधन के पुराने साथी यदि कांग्रेस के साथ आ जाए, तो वो आपको गवारा नहीं होता। ये डबल स्टैंडर्ड जो है, प्रधानमंत्री के आज के भाषण। चलिए, ठीक है। मंजरी जैन जी हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता बनी हुई है। मंजरी जी, आपने यहाँ पर विनयन जी की बात सुनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डबल स्टैंडर्ड वाली चीजें बीजेपी करती नजर आ रही है। हालांकि जो काम पहले बीजेपी कर चुकी है, वो कांग्रेस कर रही है, तो दिक्कत कहां आ रही है आपको? मंजरी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए चलिए, मंजरी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनय जी, आपके पास ही वापस लौटना चाहेंगे। हालांकि देखिए, जिस आपने पूरी बात को जिस तरीके से G20 की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच सवाल मेरा फिर से वही है, सनातन को लेकर के, संस्कृति को लेकर के यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा निशाना साधा गया। अब सनातन और संस्कृति के खिलाफ वाली पार्टी आपको बताते नजर आ रही है बीजेपी। क्या कहेंगे इस पर? कैसे अपनी छवि को यहां पर संस्कृति के पक्ष में लेकर के आएंगे? देखिए, एक बात मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को और हमारे सम्मानित न्यूज चैनल इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डीएमके एक अलग स्ट्रेटेजी वाली पार्टी है, डीएमके एक अलग राजनीतिक दल है और कांग्रेस पार्टी एक अलग विचारधारा का एक अलग राजनीतिक संगठन है। तो हमारा अलायंस अवश्य है, लेकिन जिस दिन डीएमके के किसी नेता ने कोई गलत बयानी की थी, कोई गलत वक्तव्य दिया था, उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी करके उस बात का खंडन भी किया था और उस बात को लेकर डीएमके के साथ में हमने स्पष्ट कर दिया था कि सनातन धर्म को या हिंदुत्व को लेकर, हम अपने धर्म को लेकर किसी भी प्रकार की ऐसी बयानबाजी को दोबारा जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसने विनय जी, किसने क्लेरिफाई किया था इस चीज को? आदरणीय जयराम रमेश जी का उस दिन का ट्वीट भी देख लीजिए। लेकिन मीडिया विभाग के अध्यक्ष है जो कांग्रेस खड़गे साहब का बयान भी आपने सुना ही होगा। खड़गे साहब ने जो कहा वो भी आपने सुना ही होगा। खड़गे साहब ने बोला है कि हमारी जो संस्कृति और हमारे सनातन धर्म पर हम लोग किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। राइट टू स्पीच की बात आ जाती है यहाँ पर, आपकी पार्टी के द्वारा राइट टू स्पीच की बात कही गई। देखिए, राइट टू स्पीच के ऊपर तो इस देश के अंदर जो है माननीय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा रखा है। यदि कोई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य को लेकर कोई बात करता है तो आज के समय में उसे देशद्रोही और हिंदू विरोधी तक खोल दिया जाता है। तो राइट टू स्पीच के को लेकर हम मुखर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी G20 में आए थे, वियतनाम की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने इस बात को कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की, मानवाधिकार के मूल्यों के ऊपर हमने माननीय मोदी जी से चर्चा की है। और अगर भारत में इसका कहीं ना कहीं अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो अमेरिका भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो विपक्षी दल है। 60% जो है इस देश के वे मतदाता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट किया, हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अगर महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अगर बात करना चाहते हैं तो उसे सनातन धर्म के अपमान पर एक व्यक्ति के वक्तव्य पर मोड़ना, ये मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी के पद को, उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता। अगर उन्हें बात करनी थी तो सनातन धर्म का अंत तो तब भी हुआ था जब देश में उज्जैन में सप्तऋषियों की मूर्ति टूटी थी, जब कुंभ मेले में उज्जैन में जो है भ्रष्टाचार सामने आया था, जब मणिपुर में माताओं बहनों को नग्न घुमाया जा रहा था, वो भी सनातन के अगेंस्ट है। तो इन सारी चीजों को भी तो हम सनातन से जोड़ के देखें ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजों को जोड़ना चाहिए। और हालांकि आपने जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब हालांकि नहीं दिया। चलिए, आपके पास वापस लौटेंगे। मंजरी जैन जी हमारे साथ बनी हुई है। मंजरी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे अभी अभी आपकी आवाज मिली है। इसके पहले जो जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस के बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको जल्दी से। यहाँ पर कांग्रेस भी बता दीजिए और आपका शुभ नाम भी बता दीजिए। जी जी, कांग्रेस प्रवक्ता विनय कोंगल जी का कहना है यहाँ पर कि जिस तरीके से अब बीजेपी को जिन चीजों से दिक्कत आ रही है, खासतौर पर गठबंधन की बात वो करते नजर आ रहे हैं, जिस चीज से उन्हें दिक्कत हो रही है वो काम को भाजपा पहले कर चुकी है। जिन पार्टियों से उन्हें दिक्कत है उन पार्टियों के साथ आप लोग गठबंधन में पहले भी रह चुके हैं, तो अब दिक्कत किस बात की आ रही है? दिक्कत इस बात की है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो इनके साथ है, जो सनातन के और हिंदू के विरोध में है वो इनके साथ है, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो सब इकट्ठी हो गई हैं। इस देश को हाशिए पर ले जाने वाले लोग जो है वो आज सारे इकट्ठे हो गए। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सब इकट्ठे हो गए। दिक्कत इस बात से, हमें इनसे कोई डर नहीं है कि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं इस देश के लिए, 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनाया, 35A, ऐसे जो काम जो कभी भूतो न भविष्य थे। और जब हम 370 धारा की बात करते थे तो हमेशा ये कहा जाता था कि अगर 370 धारा इस देश में हटाई जाती है तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। तो मैं समझती हूँ वो ऐसे काम जो मोदी जी ने किए हैं, जो आज विश्व पटल पर भारत की जो साख बनी है G20 के माध्यम से, मैं समझती हूँ कि ये देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ एक मील का पत्थर साबित होगी। और इस बात से इनको डर है। मैं समझती हूँ कि मोदी जी ने जो वचन दिया है
कि इस देश में हम भ्रष्टाचार नहीं देने देंगे, तो ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, इनको जेल जाने के डर से ये सब एक हो गए हैं और इनका कोई विचारधारा नहीं है। इन्हें ना ही जनता के कल्याण की फिक्र है, ना देश की फिक्र है। इन्हें सिर्फ इनका एक नारा है और एक मुद्दा है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इनको सपने में भी सिर्फ मोदी जी ही दिखाई देते, खाते पीते उठते बैठते सिर्फ मोदी मोदी का रट्टा लगाए रहते हैं। इनको और कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी से इतनी इनको प्रॉब्लम है कि इनके बड़े बड़े नेता, जब हमारा देश पूरे विश्व की मेजबानी कर रहा था, जब यहाँ बड़े बड़े देश के अध्यक्ष यहाँ आए हुए थे और इनके राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जो वरिष्ठ नेतागण हैं, वो देश की, राहुल गांधी जी विदेश में जाकर बोल रहे थे और देश की साख के ऊपर हमेशा इन्होंने दाग लगाया है और विश्व पटल पर जाके इन्होंने बेइज्जत करने का, नीचे दिखाने का काम किया है देश को। ये इनका गठबंधन है जी। चलिए ठीक है मंजरी जी, हालांकि देखिए सनातन को लेकर के और संस्कृति को लेकर के जिस तरह की बात आज प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई, अब यहां पर सवाल ये उठ जाता है कि क्या संस्कृति और सनातन को बचाने का काम सिर्फ भाजपा कर रही है? देखिए, ये तो आप भी समझते हैं कि जिस तरीके से अभी उदयनिधि का बयान आया, उनके पिता का बयान आया, ए राजा का बयान आया, तो किस तरह ये हिंदू विरोधी जो बयान आते हैं, जो सनातन विरोधी जो बयान आते हैं, जो दिग्विजय सिंह जी को हिंदुत्व में आतंकवाद दिखाई देता है, बजरंग दल के लोग इनको आतंकवादी दिखाई देते हैं, जाकिर नायक जो इन्हें शांति के दूत नजर आते हैं, राम भगवान काल्पनिक नजर आते हैं, राम सेतु काल्पनिक नजर आता है और जो महाभारत जो है वो आतंकवाद और जिहाद का पाठ पढ़ाती नजर आती है। बाकी सब ये जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने धर्म ग्रंथ, भगवान और जो भी हमारी सनातन हिंदू धर्म जो संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति, वो सब इनको सांप्रदायिक नजर आती है। बाकी सब इनको शांति के दूत नजर आते हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि इस देश की संस्कृति और सभ्यता को इस गठबंधन से कितना खतरा है जी। चलिए ठीक है विनयन जी, आपने तमाम बातें यहां पर सुनी। हालांकि एक सवाल मेरा भी है इस बीच में, जिस तरह की कांग्रेस बात करती है मोहब्बत की दुकान खोलने की, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हुई पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिली, अब इसके बाद देश में जहां एक तरफ शांति की बात है तो इधर अशांति तो आप ही की टीम, आप ही के गठबंधन में जुड़े लोग फैलाते नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से मोहब्बत की दुकान अकेले चलाएंगे आप? जी, इनकी मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत ही नफरत है जी। विनयन जी, देखिए, सबसे पहले तो बहन मंजरी से मैं कहना चाहूंगा कि जो है मैंने उनकी बात को शांतिपूर्वक सुना है, तो अब जरा 2 मिनट मेरी बात को भी शांतिपूर्वक सुना। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो भूतो न भविष्यति, जगत गुरु शंकराचार्य के बाद पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है मोहब्बत की दुकान को लेकर भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें हम अब बात रही डीएमके की। डीएमके इंडिया अलायंस में आज गठबंधन में है, तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। और यही मंजरी जी मैंने पहले कहा था कि जब वो आपके साथ गठबंधन में 1999 से पहले जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गठबंधन में थे, तब भी विचारधारा उनकी यही थी। उस समय यही उदयनिधि स्टैलिन जो है राजनीति में आ चुके थे, उनकी यूथ विंग के मेंबर थे, तब आपको समस्या नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आप कहती हैं मंजरी जी कि कांग्रेस ने और डीएमके ने इस देश को हाशिए पर ले आया, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं और आपको बता देना चाहता हूं, अभी आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, तमिलनाडु इस देश का नंबर 1 राज्य है। उसकी जीडीपी गुजरात से अच्छी है, उसका पर कैपिटा इनकम मोदी जी के राज्य गुजरात से भी बेहतर है। तो हाशिए पर ले जाने की बात मत कीजिए। वैसे तमिलनाडु इस देश का नंबर 1 राज्य है, सबसे बेहतर राज्य है। अगर गूगल पर सर्च कर लीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरी गलत साबित हो जाए। देश का नंबर 1 राज्य आज की डेट में तमिलनाडु ही। तो अपन किसी की राजनीति को अगर जो है उसके एक वक्तव्य का कारण किसी के किए हुए विकास कार्यों को झुटला नहीं सकते, पहली चीज ये। ऐसे तो अगर गठबंधन की बात करूं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस जमाने में नहीं, सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाएगी, फिर आप बोलिएगा ना। मेरी बात का प्रत्युत्तर आप दीजिएगा। आपकी पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी, तो ये भी बात है। ये इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो गठबंधन की मजबूरी यदि आपकी रहती है, तो गठबंधन की मजबूरी तो किसी भी पार्टी की हो सकती है। ये सारी चीजों को आज हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग अगर हम लोग आज विकास की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने आके जिस बिना रिफाइनरी में
वो अपना वक्तव्य दिया, अपना भाषण दिया, वो बिना रिफाइनरी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बनाई थी, 60,000 करोड़ रुपए की बनाई थी। तो ये सारी कांग्रेस को हर बात में दोषी ठहराने ठीक है। प्रदेश की चलिए जनता का विकास विनयन नहीं हो जी सकता। और मंजरी जी, देखिए राजनीति जो है और खासतौर पर वोटिंग प्रक्रिया होनी तो विकास के बाद पर ही चाहिए। जनता वोट में विकास के बाद से ही डालती नजर आएगी, लेकिन ये जो अलग राजनीति मध्य प्रदेश में छिड़ती नजर आ रही है, सनातन और संस्कृति की राजनीति, उसे कोई दोहराई नहीं है और उस बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि राजनीति में इस वक्त ये चीजें आ चुकी हैं। अब ये चीजें आ भी चुकी हैं तो विनयन जी, आपको याद होगा कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे सतीश जारकिहोली के जो विवादित बयान उन्होंने दिया था हिंदुओं को लेकर के, साफ तौर पर वो कहते नजर आए थे कि हिंदू जो है ईरान और इराक से आए हैं, उनका भारत से क्या लेना देना। अब इस तरह के बयान तो कांग्रेस के नेता दे देते हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे इस तरह का बयान दे देते हैं, तो क्या कहेंगे अब इस पर, क्या बचाव? और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बातें भी ना की जाए। जी जी देखिए, हनुमान जी को दलित भी तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भगवान को मूर्ख कहा था, इसी भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू माताओं बहनों को ये बोला था कि हिंदू माताओं बहनों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। मतलब ये लोग बताएंगे कि हिंदू हमारी बहनों को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये सारी बातों में भी तो सनातन का अपमान था। और यदि उज्जैन के कॉरिडोर में घोटाला होता है, वो भी तो सनातन का अपमान था। कोरोना काल के अंदर यदि गंगा में लाशें तैरती है, सनातन का अपमान था। विनयन जी, जो सवाल आपसे किया गया आप उसका जवाब दीजिए। जी विनायक जी, जलेबी मत बनाइए, सारी चीजों में सनातन का अपमान हुआ है, मैं वही बता रहा हूँ। तो आप इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानबाजी की? मैं कहता हूं कि मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, हटा दीजिए, मैं एक साधारण युवा बन के भी बात करूं तो सारे राजनीतिक दलों को जो है विवादित बयान देने से अच्छा है कि उन्हें मुद्दे की बात करनी चाहिए। बात बिल्कुल, तो क्यों नहीं करते फिर आप लोग मुद्दे की बात, फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो? बिल्कुल, आप कांग्रेस का बताइए, मंजरी जी से भाजपा का पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए यही बेहतर होगा, भविष्य के लिए भी ये बेहतर होगा, हम जैसे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा कि हम लोग जो है डिसाइसिव पॉलिटिक्स करने की जगह मुद्दे की बात करें। अगर राजनीतिक दल के नेता इतने ही समझदार हैं तो इस तरह की बात करते क्यों हैं विनायन जी? देखिए, हमारी पार्टी के लिए अगर संसद बनूं, अगर हमारी पार्टी में ये बात होती है तो हम माफी मांग सकते हैं उसके लिए, लेकिन अगर गठबंधन के किसी दल ने ऐसा बोला है तो तुरंत उस पर जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से विपक्ष के 9,000 लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, उनके ऊपर भी पड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए उनको, कर दीजिए गिरफ्तार। चलिए ठीक है मंजरी जी, जल्दी से अपनी बात रखें क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर विकास के मुद्दे पर बात करते हैं तो अच्छी बात है, मगर मैं ये समझती हूँ कि जिस देश की संस्कृति और सभ्यता विलुप्त हो जाती है वो देश भी खत्म हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो हमारी सभ्यता पर और हमारी संस्कृति पर प्रहार करते हैं लोग, तो ऐसे लोगों को तो जनता ही सबक सिखाएगी। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे चुनाव जो आ रहे हैं, जनता इसको घर बैठा बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्योंकि सब कुछ जनता के हाथ में है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश की राजनीति, जहां बात राजनीति में विकास की होनी चाहिए, जहां बात इस वक्त जरूरी है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की, तो राजनीतिक गलियारों में अलग ही सिलसिला छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी मध्य प्रदेश की जनता किस तरफ जाती है, मध्य प्रदेश की जनता किसको मौका देती है। हालांकि इस वक्त राजनीतिक दल जोरों शोरों से अपनी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।